नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं कौशलेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राहे सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम मौलिक अधिकार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मौलिक अधिकार के जो 6 अधिकार हैं उसके प्रथम अधिकार समानता के अधिकार की चर्चा चल रही थी। इसके पहले हम समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 और 15 की एक व्याख्या कर चुके हैं आपके सामने कि क्या मूल संविधान में क्या बातें कही गई हैं, इनमें क्या अपवाद स्वरूप है। आज हम आर्टिकल 16 पे चर्चा करेंगे। आर्टिकल 16, 17 और 18 एक तरीके से समानता के अधिकार का यहाँ आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। फिर अगला हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इसके मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार। आइए हम बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिकल 16 में क्या बातें कही गई हैं। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात है। इन 14 से 18 तक में जो है आर्टिकल 15 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। 16 देखते हैं कि 16 में अनुच्छेद 16 में क्या बातें हैं मूल संविधान में और क्या बाद में संशोधन हुआ। आर्टिकल 16 जो मूल संविधान है वो कहता है कि राज्य के अधीन नियोजन, राज्य के अधीन नियोजन मतलब कि राज्य के अंतर्गत जो सरकारी नौकरियां हैं, नियोजन का तात्पर्य है सरकारी नौकरियों से में अवसर की समानता होगी। दरअसल हम यहाँ एक पैराग्राफ वाइज आपको लिखवा दिए हैं और पॉइंट वाइज ना नोट करके कि आर्टिकल 16 के 1 में क्या कही बातें कही गई हैं, 2 में क्या कही गई हैं, 3 में क्या कही गई हैं, इस तरीके से ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ना ही ज़रूरत है हमें। बस मूल क्रक्स क्या है अनुच्छेद का वो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम आपकी सुविधा के लिए यह बातें लिख दिए हैं कि आर्टिकल 16 के क्लास 1 में क्या बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 16 की क्लास 1 में कहा गया है कि राज्य के अधीन नियोजन सरकारी नौकरियों, नियोजन अर्थात राज्य के अंतर्गत जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें अवसर की समानता होगी। यह आर्टिकल 16 के क्लास 1 में यह बात कही गई है कि राज्य के अधीन नियोजन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। फिर कहा गया है कि राज्य द्वारा इस नियोजन में अर्थात इन सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, कितनी बातें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बातें। और इसके जस्ट पहले जो बातें की गई थी उसमें आर्टिकल 15 में उसमें 5 बातें थी। इसमें यहाँ 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, निवास जोड़ दिया गया है और उद्भव जोड़ दिया गया है। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह मूल संविधान में बातें कही गई हैं कि राज्य द्वारा इन नियोजन में अर्थात इन सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके 3 अपवाद भी हैं। 3 अपवाद क्या है कि आर्टिकल 16 की क्लास 3 में कही गई है बात कि संसद कानून के द्वारा निवास को किसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की शर्त बना सकती है। अर्थात संसद के द्वारा ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो किसी विशेष क्षेत्र के लिए वहाँ के निवासियों के लिए वरीयता देने के लिए ऐसा कानून बना सकती है कि यहाँ के सरकारी नियोजन जो भी सरकारी नौकरियाँ हैं राज्य के अंतर्गत नियोजन है उनमें वह क्षेत्र को आधार बना सकता है कि इस विशेष क्षेत्र के लोग ही, इस राज्य के निवासी ही इस नियोजन में पात्र होंगे। जैसे आप सोच सकते हैं तेलंगाना या छत्तीसगढ़ या झारखंड का दंतेवाड़ा क्षेत्र, जैसे आप समझिए जो इलाके या जो क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं वहाँ राज्य जो है पहले यह कोशिश करता है कि यहाँ के निवासियों का विकास हो सके। इसलिए संसद के द्वारा ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि वह किसी विशेष क्षेत्र को अनिवार्य कर सकती है कि यहाँ के निवासी होने पर ही आप इन सरकारी नौकरियों या नियोजन के लिए पात्र होंगे। जैसे तेलंगाना, जैसे दंतेवाड़ा का क्षेत्र छत्तीसगढ़, तो ऐसे तरीके से झारखंड, तो इन सब में निवास की अपेक्षा की जा सकती है। फिर आर्टिकल 16 के क्लास 4 में बातें कही गई हैं कि ओबीसी के लिए विशेष प्रावधानों का, जो मूल संविधान में बात की गई थी वो यही कहा गया था कि ओबीसी के लिए अर्थात जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जो है इसी के आधार पर आरक्षण की बात की गई कि आरक्षण किनको दिया जा सकता है, जो पिछड़े वर्ग हों, जो राज्य
के नज़र में, अर्थात राज्य की नज़र में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त न हो, अर्थात राज्य की नज़र में जिनका रिप्रेजेंटेटिव राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारी नियोजन है उनमें जो है पर्याप्त अगर नहीं होगा तो राज्य ऐसा विशेष वर्गों के लिए प्रावधान कर सकती है। ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। आरक्षण दो ही आधार पर दिया गया था, ओबीसी पिछड़े वर्ग हो, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो दोनों पिछड़े हो उन्हीं को ओबीसी माना जाता है। आगे आरक्षण में हम आपके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किन आधार पे, किन न्यायालय के द्वारा, किस न्यायालय की किस निर्णय के द्वारा यह बातें कही गई कि ओबीसी या पिछड़ा वर्ग का आधार क्या होना चाहिए, सामाजिक, शैक्षणिक या फिर आर्थिक। आरक्षण एक व्यापक चैप्टर है, एक डिबेट का मुद्दा है, इसलिए यहाँ वो चीज़ें नहीं आ पाती। यहाँ हम वही टॉपिक डिलीवर करेंगे आपके सामने जो मूल संविधान में बातें लिखी गई हैं। और इसकी तीसरा इसका अपवाद क्या है कि धार्मिक संस्थाओं से संबंधित पद जो होते हैं उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जैसे साई ट्रस्ट हुआ, जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर हुआ, यह सब ऐसे मंदिर हैं जो धर्म विशेष के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। अगर संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य के लिए ऐसा किया था कि मान लीजिए कोई हिंदू स्थान है, हिंदू मंदिर है, और अगर वहाँ कोई मुस्लिम कहे कि हाँ हम भी बैठ सकते हैं आके, जो सामाजिक बवंडर फैलने का डर रहता, जो सामाजिक अशांति फैलने की एक डर रहती, उसके उद्देश्य से संविधान निर्माताओं द्वारा यह बात कही गई कि धार्मिक संस्थाओं से संबंधित पद उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जैसे हिंदू धर्म का कोई मंदिर, जैसे साई ट्रस्ट हुआ, जैसे जगन्नाथपुरी की मंदिर है, तो उन सब में क्या है कि आप एक धर्म विशेष का जो व्यक्ति है उसी के लिए वह पद आरक्षित होता है। उसके बाद आर्टिकल 4 में जो है जो मूल संविधान में बातें कही गई थी वह यही बातें थी। आर्टिकल 16 के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में यह बातें मूल संविधान की बातें हैं। पहला था कि राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। राज्य द्वारा इस नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, उद्भव, जन्म स्थान और निवास अर्थात सरकारी नौकरियों में राज्य द्वारा इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके 3 अपवाद थे। संसद कानून के द्वारा कोई ऐसा क्षेत्र विशेष के लिए शर्त रख सकती है कि उस क्षेत्र के निवासी उस राज्य का निवासी होना चाहिए और पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे आप छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा समझ लीजिए, तेलंगाना समझ लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य जो कुछ हैं उसमें जो है यह शर्त रखी गई है कि यहाँ के निवासी ही वहाँ के कमीशन एग्जाम में और वहाँ के सरकारी नियोजन के लिए पात्र होते हैं। पहले उन्हें वरीयता दी जाती है, उस राज्य के लिए विकास होने के लिए ऐसा शर्त रखी गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा। उसके बाद ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान, यह बात सिर्फ ओबीसी के लिए बस इतनी कही गई थी कि ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। और इसी आर्टिकल 16 की क्लास 4 की बातों को आधार बनाते हुए बाद में आरक्षण संबंधित प्रावधान संविधान में लाया गया। फिर आज हम देखते हैं कि राज्य में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त न हो, यह पॉइंट हम देख चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके 3 अपवाद थे संसद कानून के द्वारा। थोड़ा सा हम आपसे जो मूल संविधान में बातें कही गई हैं आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में, और उसके क्लास में जो बातें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या बातें हैं। अब मूल संविधान के बाद जब इसमें संशोधन किया गया तो कुछ बातें और जोड़ी गई। जैसे 16 का 4A में 77वां संविधान संशोधन 1995 अर्थात 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा एक क्लाज उसमें जोड़ा गया एक और आर्टिकल में कि SC और ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इसी के रेफरेंस में एक और संशोधन किया गया 25वां संविधान 85 संविधान संशोधन नियम 2001, उसके द्वारा यह बातें कही गई कि जो SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा उसमें परिमाणी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा। परिमाणी ज्येष्ठता का नियम मतलब कि जो सर्विस पहले ज्वाइन किया हो, जो है जो सीनियर हो, वह बातें इसमें शामिल है 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के द्वारा। फिर 16 का 4B जोड़ा गया
यह कौन सी बात है, इसमें क्या बात थी कि किसी वर्ग में आरक्षित पदों हेतु बैकलॉग रिक्ति की बातें कही गई, अर्थात एससी और एसटी या किसी भी जो है जो आरक्षित पद थे वो कैरी फॉरवर्ड नियम लागू हुआ इसमें कि अगर कोई भर्ती पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निकली और यह भर्ती खाली रह गई तो उसको उसके अगले नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करके जोड़ दिया जाए जो रिक्त पद आए आरक्षित पदों के लिए। आगे इसमें जो और बातें कही गई थी न्यायालय के निर्णय के द्वारा कि कब वैलिड होगा, कब 50% जो है कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू होगा, यह आरक्षण का मुद्दा रहेगा। इसमें हम आपको एक अलग लेक्चर में सब कुछ आरक्षण से संबंधित जितना प्रावधान है, आरक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है, आरक्षण देना कितना सही है, सर्वोच्च न्यायालय के क्या विचार थे उसमें, यह सारी बातें उसमें तथ्यवार हम डिस्कस करेंगे आपसे। फिर अभी हाल में ही 16 के 6 में जोड़ा गया 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा EWS इकोनॉमिकली वीके सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो सामान्य वर्ग थे उनको सरकारी नियोजन में 10% का आरक्षण दिया गया। इसी पर बहुत दिन तक मुद्दा रहा कि यह इंदिरा साहनीवाद के हिसाब से सही है या नहीं। बाद में इसमें यह माना गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह वैध है। अभी पिछले 2 महीने पहले यह डिसीजन फिर से आया कि यह वैध है, आरक्षण दिया गया था। जो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए EWS कोटा 10% आरक्षण दिया गया, वो 16 के 6 में जोड़ा गया, 16 के क्लास 6 में। यह बातें बाद में रखी गई थी संविधान में, जो मूल बातें थी वो यहीं तक थी। आर्टिकल 16 के क्लास 5 तक जो भी बातें 16 के 4A में जोड़ी गई, 4B में जोड़ा गया और 16 के क्लास 6 में जोड़ी गई, यह बाद में संविधान में अमेंडमेंट संशोधन करते हुए तब जोड़ा गया। आरक्षण का मुद्दा हम बार बार आपसे कर रहे हैं कि इससे जब तक इस टॉपिक में आरक्षण नहीं इन्वॉल्व करेंगे तब तक इसका एक अलग सेंटिमेंट और एंजॉय उस तरीके से नहीं आएगा दिमाग में। तो उसके लिए अलग से हम एक लेक्चर लेंगे और उसमें यह बातें एक व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। आइए आर्टिकल 17 की तरफ देखते हैं कि आर्टिकल 17 क्या बातें करता है संविधान में। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, अर्थात छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। आपको पता है कि भारत में औपनिवेशिक काल से ही प्राचीन इतिहास से लेकर आगे मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात भी छुआछूत जैसी समस्याएं व्यापक रूप से विद्यमान थी समाज में। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो संविधान निर्माताओं द्वारा यह बात समझी गई थी, क्योंकि वो भी सामाजिक समाज के हिस्सा थे और वह समाज में जो बातें हो रही थी उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। उनका दर्शन यह था कि यह बात समस्याएं आगे रहेंगी जो है, और वह बिल्कुल यह बातें आज तक भी जो समाज में आधुनिकीकरण का जो दौर है उसमें भी लोग भौतिक रूप से तो मॉडर्न हो गए, आधुनिकतावाद की जो धारणा है वो स्वीकार कर लिए, जो मानसिक रूप से आधुनिक होने की बात है वह आज तक भी यह समाज में कुछ % लोगों में अभी भी व्याप्त है, छुआछूत की जैसी समस्याएं। तो इस बात के लिए जो दर्शन था संविधान निर्माताओं का, उन्होंने इसके लिए पहले ही नियम बनाया कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता संबंधित शब्द जो है संविधान में परिभाषित नहीं है। इसका अगर हम सामान्य अर्थ में यह देख सकते हैं तो अस्पृश्यता का मतलब दूरी से होता है, डिस्टेंस, की इन जातियों से, इन समाज की इन वर्गों से दूरी बना के रहिए। पवित्रता और अपवित्रता की धारणा होती है। इसका सामान्य अर्थ में जो है, कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि अस्पृश्यता शब्द जो है संविधान में परिभाषित है, तो ऐसा नहीं है। अस्पृश्यता शब्द संविधान में परिभाषित नहीं है। सामान्य जनरल अगर हम इसका अर्थ देखेंगे सामान्य दृष्टिकोण से, तो यही होगा कि इसका तात्पर्य है कि डिस्टेंस बनाए रखना, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा दिमाग में रखना, सामाजिक और मानसिक रूप से, अर्थात सोशल और माइंड के रूप से, मेंटलिटी से अगर कोई पवित्र और अपवित्र की धारणा रखता है तो वही अस्पृश्यता कहा गया। इसके लिए यह एक बात और नोट करने वाली बात है कि यह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। इसके पहले जो भी अधिकार थे, जो भी फंडामेंटल राइट थे, वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। यह एक ऐसा आर्टिकल है जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य मतलब कि राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता है छुआछूत और इन सब के आधार पे कोई भी भेद नहीं कर सकता है, और निजी व्यक्ति भी किसी अन्य सामाजिक वर्ग के व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा छुआछूत जैसी धारणा नहीं ला सकता है। आगे हम बताएंगे कि
छुआछूत के तात्पर्य में क्या क्या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जो एक दंडनीय अपराध के में रखा जाएगा। इसी को बाद में एक एक्ट बनाया गया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। फिर इसको संशोधन किया गया 1976 में, उसी का नाम बदल करके रख दिया गया नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976। फिर इसी को बाद में और चेंज करके रख दिया गया SC/ST एक्ट, अर्थात अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसी को संक्षेप में आप हमेशा पेपर में देखते रहते होंगे आए दिन कि SC/ST एक्ट लगा जो है। अगर आप किसी SC/ST व्यक्ति को कुछ भी ऐसी बातें कहेंगे, अत्याचार का तात्पर्य यहाँ है कि सार्वजनिक स्थानों पर अपमानजनक सूचक शब्द उसको आप नहीं कह सकते, भिक्षावृत्ति या बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, और मानव या पशु अपशिष्ट की सफाई हेतु किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा करे। सार्वजनिक स्थल पे आप यहाँ से एक बातें और कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी नाई के दुकान पर मना नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को आप जैसे बस में बैठे हैं तो बगल सीट पर बैठने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, नाई के द्वारा बाल काटने पर मना नहीं किया जा सकता है, आटा चक्की वाला जो है गेहूं पीसने के लिए नहीं मना कर सकता है। यह सब सार्वजनिक जो है अत्याचार संबंधित बातों में कही गई हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अपमानजनक शब्द में यह बातें आती हैं कि आप जो भी सार्वजनिक प्लेस है वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए अस्पृश्यता संबंधी अर्थ को परिभाषित करे। उसमें कई बातें कही गई हैं, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर आपको बताएं कि नाई द्वारा किसी व्यक्ति का बाल काटने से मना नहीं किया जा सकता है। दूसरा, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को, जैसे बस में, ट्रेन में, कोई अगर SC/ST का व्यक्ति आपके बगल बैठ रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। और सार्वजनिक प्लेस पे गेहूं या आटा चक्की पे आप अगर गया है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो SC/ST एक्ट के अंतर्गत एक अपराध क्राइम माना जाएगा और इसके लिए विभिन्न प्रावधान है, क्या सजा है। यह एक बिना वारंट की गिरफ्तारी है इसमें कि बिना वारंट किए दिए जाने के पहले ही आप बिना वारंट के गिरफ्तार किए जा सकते हैं SC/ST एक्ट के तहत। आर्टिकल 18 में क्या बातें हैं? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब कि यहाँ पहले आपको पता है कि समाज में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी तमाम उपाधियाँ लगाई जाती थी। जमींदार साहब, राय बहादुर, राय साहब, इन सब तरीके की जो उपाधियाँ थीं एक विशेष वर्ग के लिए, वो समानता के अधिकार का वायलेशन करते हुए ऐसा यह बात रखी गई कि सभी इक्वल हैं, कोई भी उपाधि किसी के सामने नहीं लगाई जाएगी, न राय साहब, न राजा साहब, न खान बहादुर, ऐसी कोई बातें नहीं कही जाएंगी। तो उपाधियों का अंत किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य द्वारा शिक्षा और सैन्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती है। एजुकेशन के क्षेत्र में और सामरिक क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में उपाधियाँ दी जा सकती हैं। वह एक अवार्ड की तरह होगा, जैसे परमवीर चक्र ये सब दिया जा सकता है, वह एक अवार्ड होगा। बालाजी नाम राघवा केस में यह बातें कही गई कि यह उपाधि नहीं बल्कि अवार्ड है। इसी में कहा गया है बातें कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है और कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ का पद धारण करता हो वह विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है। वह लेगा भी तो राष्ट्रपति के अनुमति से ले सकता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए सारी बातें नहीं लिखे हैं हम। इसको हम आपको बताते हैं कि आगे इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और कितनी बार जो है भारत रत्न जैसा पुरस्कार आया, फिर कब उसको बंद किया गया। अभी हाल में ही कभी कुछ लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो उसको कब स्टार्ट किया गया था किस सरकार में और कब बंद किया गया जो है, यह एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर की बातों को हम थोड़ा सा डिलीट करके फिर यह बातें जो इसमें कही गई हैं आपको हम लिखकर समझा देते हैं। इसमें जो है आर्टिकल 17 में जो अस्पृश्यता या SC/ST एक्ट के तहत जो दंड देने का प्रावधान है, इसमें यह बातें नहीं लिखी गई हैं। आप नोट्स बनाते समय एडिशनल वह ऐड कर सकते हैं। हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि दंड संबंधी क्या प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को 1 से 6 माह तक का कारावास या 100 से 500 रुपये तक दंड दिया जा सकता है, या 1 वर्ष या 2 वर्ष तक का कारावास और 500 से 1000 रुपये तक उसे आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसमें 1 वर्ष से 2 वर्ष तक का कारावास
और 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना आप लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है सर इसके तहत, SC/ST एक्ट के तहत। और इसमें उपाधियों के अंत में हम आपको बार बार कह रहे हैं कि सामरिक उपाधि दी जा सकती है, जो है जैसे परमवीर चक्र, जो यह सामरिक उपाधि है उसकी मनाही नहीं करता है राज्य जो है। ठीक है, उपाधियों के अंत में आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, एक बार यह क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार कब शुरू हुआ था और कब बंद किया गया। 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, यह सब पुरस्कार शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू के समय में, लेकिन फिर विरोध किए जाने के बाद उसमें सबसे बड़े जो आलोचक थे वो JB कृपलानी थे, उसको जो है 1987 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि भारत रत्न जैसे पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए और क्या इनमें का कभी इसको जो है बंद किया गया था, तो एक बार बंद किया गया था 1987 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। 1954 में भारत रत्न जैसा पुरस्कार की शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू के समय, लेकिन उसी समय विभिन्न नेताओं के द्वारा इसकी आलोचना किए जाने के बाद, और उसमें सबसे बड़े जो आलोचक थे वो JB कृपलानी थे, आलोचना के बाद जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1978 में यह बंद कर दिया गया और बाद में 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया। बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में 1996 में यह बात कही गई कि सम्मान या अवार्ड या आप सम्मान जो मिलता है, अवार्ड जो है उसको टाइटल के रूप में नहीं लगा सकते हैं। ये लोग कहते हैं भले जो है कि भारत रत्न फला या भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी या भारत रत्न जो भी व्यक्ति पाया रहता है, आप उसको टाइटल के तौर पे, उपाधि के तौर पे नहीं लगा सकते हैं भारत रत्न जैसे पुरस्कार को। बस इसको लेने में मनाही नहीं है, लेकिन आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं। ऐसा बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद 1996 में यह बातें कही गई थी। बस आज का लेक्चर यहीं तक है। आप एक बार फिर से इसको क्विक रूप से देख सकते हैं। आर्टिकल 16, 17 और 18। आर्टिकल 17 की क्लास 1 में है धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, उद्भव या जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के द्वारा सरकारी नौकरियों में नियोजन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की क्लास 1 में कहा गया है कि राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों अर्थात नियोजन में समानता की बात होगी, राज्य द्वारा ऐसा कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। 3 अपवाद थी इसके आर्टिकल 16 के क्लास 1, 2, उसके बाद 3, 4 और 5। एक बार आप इसको प्रॉपर फ्लो चार्ट की तरह नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम में रिवीजन के लिए आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यह प्रीलिम्स एग्जाम के बेस पर एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमने इसको तैयार ही किया है इस तरीके से कि आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत न पड़े और एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपके माइंड में यह मैप बन जाए जो है कि क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। इसकी मेंस की जो बातें डिबेट से संबंधित मुद्दे होंगे, हर टॉपिक का हम मेंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं और उसमें प्रॉपर रूप से एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन PYQ, UPPCS और UPSC के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ एक दिन में। एटलीस्ट 2 या 3 प्रश्न हम आपको सॉल्व करवाएंगे PYQ जो भी मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, इसमें जो याद रखने वाली बात है कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध यह प्राप्त अधिकार है। ठीक, इसी को SC/ST एक्ट कहा जाता है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। विशेष रूप से यहाँ क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है। अगर कहीं पूछा तो प्रमोशन में आरक्षण पूछ सकता है कि आर्टिकल 16 के 4A में क्या बातें कही गई हैं, फिर आर्टिकल 16 के 4B में क्या बातें कही गई हैं, बैकलॉग संबंधी रिक्तियों की बात कही गई है। आर्टिकल 16 की क्लास 6 में अभी हाल ही में जो संशोधन को वैलिड माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, EWS को 10% आरक्षण दिया गया। और यहाँ यही 2 बातें याद रखना है कि अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, यह निजी, राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। और यहाँ कोई भी भारत में कार्यरत विदेशी व्यक्ति लाभ के पद पर अगर वो है तो विदेश से अवार्ड नहीं ले सकता है, और ऐसा करता है तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से। और बाद में बात यह रखी गई
कि जो अवार्ड मिलता है भारत रत्न, पद्म विभूषण या जो सामरिक क्षेत्र में पुरस्कार मिलते हैं तो उसको उपाधि नहीं बल्कि अवार्ड के रूप में न्यायालय ने परिभाषित किया। बालाजी राघवन बराम, भारत संघवाद, 1996 में। बस आज के लेक्चर में यहीं तक। अब आगे में के लेक्चर में हम शुरू करेंगे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें बातें होंगी कि आज के समय में प्रेस का क्या माहौल है, कैसी स्वतंत्रता प्राप्त है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किस तरीके से आज इसकी गरिमा गिर रही है, क्या परिवर्तन हुए हैं, यह सब बातें हम व्याख्या से बिल्कुल चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। और हमारा कंटेंट अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगता हो, आप PYQ से इसका एनालिसिस करें, एक बार पढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर यहाँ से पढ़े हुए टॉपिक से प्रश्न आप कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि यह एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर ऐसा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।